स्वागत है इस नए गहन अध्ययन में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आम हमारे चारों तरफ है, मतलब हर पल हो रहा है, लेकिन हम उसे बस एक स्कूल का सब्जेक्ट मानकर छोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल। हम अक्सर उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते ही नहीं है। सही कहा। तो आज का हमारा जो विषय है वो है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। और इसके लिए आज हम जिस स्रोत सामग्री पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं वो है टारगेट बोर्ड 10th टॉपर बैच 2026 के लिए तैयार किए गए नोट्स। इस विशेष सामग्री का विषय है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। सुनने में ये किसी परीक्षा की तैयारी जैसा लग सकता है, लेकिन हमारा मकसद यहाँ कुछ और ही है। बिल्कुल, हमारा मिशन इसे रटने वाले तथ्यों से बाहर निकालना है। हम उस सच्चाई को समझना चाहते हैं जो हमारी जीवन को चलाती है, चाहे वो शरीर के भीतर खाना पचने की बात हो, या किसी पुरानी इमारत के दरवाजे पर लगे लोहे में जंग लगना हो, या फिर रोज सुबह रसोई में गैस का जलना ही क्यों न हो। हर जगह रसायन विज्ञान ही तो पर्दे के पीछे काम कर रहा है। तो इसी बात पर अगर हम रसायन विज्ञान को थोड़ा आसान भाषा में समझना चाहें, क्योंकि जो किताबी परिभाषा है वो कई बार थोड़ी भारी हो जाती है, आप इसे कैसे समझाएंगी? मैं इसे बहुत ही बुनियादी तरीके से समझाती हूँ। अगर हम रसायन विज्ञान की एक स्पष्ट परिभाषा पर गौर करें तो ये विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम पदार्थों के संगठन और उनकी संरचना का अध्ययन करते हैं। मतलब चीजें किन बुनियादी ईंटों से बनी हैं? एकदम सही। उनके गुणों और सबसे महत्वपूर्ण बात रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। आसान शब्दों में कहें तो दुनिया की हर चीज किन चीजों से बनी है और जब वे आपस में टकराती हैं या मिलती हैं तो क्या नया बनता है। यही रसायन विज्ञान का मूल है। ये परिभाषा इस बात को बहुत स्पष्ट कर देती है कि हम केवल प्रयोगशाला में रखे बीकर और रसायनों की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम पूरे भौतिक संसार की बात कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में जब हम इतिहास को देखते हैं तो स्रोत सामग्री में एक बहुत ही प्रमुख नाम उभर कर आता है, एंटोनी लवोजियर का। हाँ, एंटोनी लवोजियर। रसायन विज्ञान में उनका योगदान बहुत बड़ा है। इन्हें रसायन विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। और लवोजियर का जिक्र इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने ही नाइट्रोजन गैस की खोज की थी। और लवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहना केवल एक उपाधि नहीं है। उन्होंने इस विषय को अनुमानों की धुंधली दुनिया से निकालकर एक सटीक और गणितीय रूप दिया था। मतलब उन्होंने प्रयोगों में वजन और माप को जरूरी बना दिया। हाँ, जिससे ये साबित हुआ कि पदार्थों के गुण हवा में नहीं बदलते, बल्कि उनके पीछे एक तय संरचना होती है। ये बात तो उन बुनियादी तत्वों की दुनिया को और भी रोचक बना देती है जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। हमारे स्रोत में तत्वों को लेकर कुछ ऐसे तथ्य हैं जो भौतिक दुनिया की विविधता को बहुत अच्छी तरह दर्शाते हैं। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल, तत्वों की दुनिया बहुत ही अद्भुत है। तो अब तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि हमारे आसपास मौजूद लाखों करोड़ों अलग अलग चीजें केवल इन्हीं 118 बुनियादी ईंटों से बनी हैं। और मजेदार बात यह है कि इनमें से भी केवल 98 तत्व ही प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। बाकी को तो कृत्रिम रूप से लैब में बनाया गया है। सही बात है। और अगर हम इनके वजन और गुणों की बात करें तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, जबकि सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। हाँ, ऑस्मियम। और अगर हम धातुओं की श्रेणी में देखें तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। यह जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन तत्वों के गुणों का अध्ययन करते समय एक बहुत ही मजेदार पैटर्न सामने आता है। विज्ञान में नियम जितने महत्वपूर्ण होते हैं, उनके अपवाद यानी एक्सेप्शंस उससे भी ज्यादा जानकारी देते हैं। अपवाद हमेशा से विज्ञान का सबसे रोचक हिस्सा रहे हैं। बिल्कुल, सामान्य तौर पर धातुओं की पहचान उनके ठोस होने से होती है, लेकिन पारा, जिसे हम मरकरी कहते हैं, एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव यानी लिक्विड अवस्था में रहती है, जो हम थर्मामीटर में देखते हैं। हाँ, वही। इसी तरह अधातुओं में ब्रोमीन एक ऐसा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अपवादों की ये सूची यही खत्म नहीं होती है। ग्रेफाइट का उदाहरण बहुत ही शानदार है। आमतौर पर अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी वो अपने भीतर से बिजली को गुजरने नहीं देती। बिल्कुल। लेकिन ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का ही एक रूप है और अधातु है, वो विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है। ये वही ग्रेफाइट है जो हमारी रोजमर्रा की पेंसिल की नोक में पाया जाता है। ये विविधता ही हमें इस बात को समझने के लिए प्रेरित करती है कि पदार्थ आपस में किस तरह मौजूद रहते हैं।
अक्सर तत्व, यौगिक और मिश्रण के बीच की बारीक रेखा को समझना जरूरी हो जाता है। तत्व यानी एलिमेंट। हाँ, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है, जैसे शुद्ध सोना या ऑक्सीजन गैस। लेकिन जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके आपस में जुड़ते हैं, तब यौगिक यानी कंपाउंड बनता है। जैसे पानी? एकदम सही। पानी यानी H2O इसका बेहतरीन उदाहरण है, जहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक तय अनुपात हमेशा मौजूद रहता है। और मिश्रण यानी मिक्सचर में ये निश्चित अनुपात वाली शर्त नहीं होती है। बिल्कुल नहीं। मिश्रण तब बनता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते तो हैं, लेकिन रासायनिक रूप से एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते। जैसे हवा, जिसमें कई गैसें बिना किसी निश्चित रासायनिक बंधन के मौजूद हैं, या फिर पानी में चीनी का घोल। और इसी बिंदु से हम रसायन विज्ञान की सबसे गतिशील प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं, जिसे रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब पदार्थ आपस में मिलते हैं और अपनी पुरानी पहचान खोकर बिल्कुल नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। सही कहा। इस पूरी प्रक्रिया में जो पदार्थ शुरुआत में हिस्सा लेते हैं, वे अभिकारक या रिएक्टेंट कहलाते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो नई चीज सामने आती है उसे उत्पाद, प्रतिफल या प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर इसे एक बहुत ही सरल समीकरण के रूप में देखा जाए तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो पानी बनता है। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हैं जो प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, और पानी वो नया उत्पाद है जिसका निर्माण हुआ है। और जब हम इसी प्रक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों का इस्तेमाल करके कागज पर लिखते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण का नाम दिया जाता है। यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। अक्सर देखा जाता है कि इन रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है, यानी बैलेंस किया जाता है। हाँ, तीर के दोनों तरफ। बिल्कुल। अभिकारकों और उत्पादों की तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना अनिवार्य होता है। ये केवल कागज पर गणित का कोई खेल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा वैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ऐसा क्यों है कि हमें समीकरण के दोनों पड़ों को हमेशा बराबर रखना पड़ता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इसका सीधा संबंध द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत से है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये ब्रह्मांड का एक बहुत ही अटल नियम है। एकदम सही। ये नियम बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। होने से पहले जितना द्रव्यमान मौजूद था, अभिक्रिया खत्म होने के बाद भी उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए। मतलब परमाणु अपनी जगह बदल सकते हैं, नए साँचे में ढल सकते हैं, लेकिन वे जादुई तरीके से गायब नहीं हो सकते और न ही शून्य से पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल। ये नियम रसायन विज्ञान को एक दार्शनिक गहराई भी देता है। इसका मतलब है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है वो बस रूप बदल रहा है, कुछ भी नष्ट नहीं हो रहा है। ये सच में सोचने वाली बात है। इसी रूप बदलने की प्रक्रिया को अगर हम अलग अलग तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं के नजरिए से देखें तो ये किसी भव्य नाटक जैसा लगता है, जहां तत्व लगातार अपनी भूमिकाएं बदल रहे हैं। स्रोत सामग्री में इन अभिक्रियाओं को कई प्रकारों में बांटा गया है। हाँ, सबसे बुनियादी है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक अकेला उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में पूरी तरह जुड़ जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये दो अलग अलग पहचानों के मिलकर एक हो जाने जैसा है। और इसके ठीक विपरीत दिशा में वियोजन अभिक्रिया काम करती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक बड़ा पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक छोटे और नए पदार्थों में बंट जाता है। लेकिन ये टूटना अपने आप तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इसके लिए किसी बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा मुख्य रूप से 3 रूपों में दी जा सकती है। स्रोत में इन 3 रूपों का बहुत स्पष्ट वर्णन है। पहला है ऊष्मा या गर्मी के जरिए, जिसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, जहां उच्च तापमान देकर पदार्थ को तोड़ा जाता है। दूसरा है विद्युत के जरिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। हाँ, जैसे जब पानी में बिजली प्रवाहित की जाती है तो वह अपने मूल तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग हो जाता है। और तीसरा तरीका सच में बहुत रोचक है, सूर्य के प्रकाश के जरिए, जिसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। सही। इसका एक क्लासिक उदाहरण सिल्वर क्लोराइड है, जिसे अगर धूप में रख दिया जाए तो वह सूर्य की ऊर्जा को सोखकर सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। अभिक्रियाओं का यह नाटक तब और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है जब हम विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। ये तो एक तरह से ताकत का प्रदर्शन जैसा है। बिल्कुल।
इस प्रक्रिया में एक अधिक सक्रिय तत्व यानी जो ज्यादा ताकतवर है वो किसी कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से धकेलकर बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह पर कब्जा कर लेता है। जैसे जब लोहे के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो लोहा कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है। लोहा सल्फेट के साथ जुड़कर आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर बेचारा अलग हो जाता है। बेचारा कॉपर। ये बिल्कुल म्यूजिकल चेयर्स के खेल जैसा है, जहां जो ज्यादा फुर्तीला या ताकतवर है वो कुर्सी हथिया लेता है और दूसरा बाहर हो जाता है। लेकिन ये कैसे तय होता है कि कौन सा तत्व ज्यादा ताकतवर है? इसके लिए विज्ञान में एक सक्रियता श्रेणी है जिसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। यह धातुओं की प्रतिक्रिया करने की क्षमता की एक व्यवस्थित सूची है जो स्रोत में बहुत अच्छे से समझाई गई है। हाँ, इस सूची में पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं सबसे ऊपर विराजमान हैं। ये इतनी अधिक सक्रिय हैं कि अगर इन्हें खुले में छोड़ दिया जाए तो ये हवा की नमी और ऑक्सीजन के साथ तुरंत और हिंसक रूप से अभिक्रिया कर लेती हैं। इसीलिए इन्हें केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। बिल्कुल सही। वहीं इस सूची के सबसे निचले पायदान पर सोना और प्लैटिनम जैसी धातुएं हैं। इनकी सक्रियता इतनी कम होती है कि ये आसानी से किसी चीज के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। यही वजह है कि सोने के आभूषण सालों साल अपनी चमक बरकरार रखते हैं। वे हवा या पानी से रिएक्ट ही नहीं करते। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिसका जिक्र स्रोत में भी किया गया है। आपने देखा होगा कि गर्म पानी की टंकियां या बॉयलर्स लोहे के नहीं बनाए जाते बल्कि तांबे के बनाए जाते हैं, कॉपर के। हाँ, इसका कारण इसी ताकत की सूची में छिपा है। लोहा एक सक्रिय धातु है और वो पानी के संपर्क में आने पर, खासकर जब पानी भाप के रूप में हो, अभिक्रिया कर लेता है। इससे लोहे में जंग लग सकता है और टंकी कमजोर हो सकती है। ये अभिक्रिया नहीं करता, चाहे पानी बर्फीला ठंडा हो, खौलता हुआ गर्म हो या फिर भाप ही क्यों न हो। इसलिए तांबे का उपयोग उस पूरी संरचना को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। इसके अलावा स्रोत में 2 और महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं का संक्षिप्त में वर्णन है: अवक्षेपण और उदासीनीकरण। प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन। हाँ, अवक्षेपण तब होता है जब 2 तरल विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी रासायनिक प्रतिक्रिया से एक ठोस पदार्थ बनता है जो नीचे बैठ जाता है। इसी ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। और उदासीनीकरण रसायन विज्ञान का एक ऐसा सिद्धांत है जिसे हम अनजाने में ही सही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। ये तब होता है जब एक अम्ल यानी एसिड किसी क्षार यानी बेस के संपर्क में आता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले होते हैं। बिल्कुल। इसलिए जब ये मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, या यूं कहें कि उदासीन कर देते हैं। इस प्रक्रिया के अंत में हमेशा लवण यानी नमक और जल का निर्माण होता है। इस पूरी बातचीत को अगर हम ऊर्जा के नजरिए से देखें तो ये और भी स्पष्ट हो जाता है। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो ऊर्जा का लेन देन जरूर होता है, हमेशा। इसी आधार पर अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में बांटा गया है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा यानी गर्मी बाहर निकलती है, और इसके ठीक उलट ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में प्रक्रिया को पूरा होने के लिए बाहर से ऊष्मा सोखनी पड़ती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का सबसे बेहतरीन और जीवन से जुड़ा उदाहरण श्वसन की प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन। ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है। जब कोई इंसान खाना खाता है तो शरीर उस भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर उसे ग्लूकोज में बदल देता है। ये ग्लूकोज फिर शरीर की कोशिकाओं में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तो बनते ही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो पैदा होती है वो है ऊर्जा। बिल्कुल। इसी ऊर्जा से हर जीवित प्राणी का शरीर काम करता है। इसलिए सांस लेना महज हवा का अंदर बाहर होना नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑक्सीजन के इसी जुड़ाव से एक और अहम अवधारणा सामने आती है: ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। स्रोत के अनुसार जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है या फिर उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। और इसके समानांतर अपचयन की प्रक्रिया चलती है जो बिल्कुल विपरीत है। इसमें या तो हाइड्रोजन जुड़ती है या फिर ऑक्सीजन बाहर निकलती है। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर रासायनिक प्रतिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन अकेले नहीं होते, बल्कि वे एक साथ एक ही समय पर होते हैं। एक पदार्थ ऑक्सीजन खोता है और दूसरा उसे ग्रहण कर लेता है। सही। ऑक्सीजन के लिए होने वाले इस रस्साकशी के खेल को, जहां दोनों प्रक्रियाएं साथ चलती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं जितनी वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण हैं,
रोजमर्रा के जीवन में ये उतनी ही चुनौतियां भी पैदा करती हैं। इसका सबसे आम उदाहरण विकृत गंधिता और संक्षारण है। रैंसिडिटी और कोरोजन। विकृत गंधिता वह समस्या है जब तेल या वसा वाला खाना लंबे समय तक खुली हवा में रह जाता है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन उस खाने का ऑक्सीकरण कर देती है, जिससे उसमें से अजीब सी बदबू आने लगती है और उसका स्वाद पूरी तरह खराब हो जाता है, खाना बासी हो जाता है। इसी तरह संक्षारण भी एक बड़ी व्यवहारिक समस्या है। लोहे में जंग लगना इसका सबसे परिचित रूप है। जब लोहे से बनी कोई भी चीज नमी और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के लगातार संपर्क में रहती है तो उसका ऑक्सीकरण होने लगता है, जिससे लोहे की सतह पर एक भूरी परत जम जाती है और लोहा धीरे धीरे कमजोर होकर नष्ट होने लगता है। लेकिन जहां विज्ञान इन समस्याओं की पहचान करता है, वहीं वो उनके समाधान भी प्रस्तुत करता है। खाने को खराब होने यानी ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे आलू के चिप्स की थैलियां। बिल्कुल, चिप्स की थैलियों में से ऑक्सीजन निकालकर उनमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन कम सक्रिय होने के कारण चिप्स को लंबे समय तक ताज़ा रखती है। और तेल वाले खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। और लोहे को संक्षारण से बचाने के भी कई प्रभावी उपाय विकसित किए गए हैं। लोहे की सतह पर पेंट करना या ग्रीस लगाना एक आम तरीका है जो लोहे का सीधा संपर्क हवा और नमी से काट देता है। इसके अलावा एक बहुत ही तकनीकी तरीका गैल्वेनाइजेशन का है। गैल्वेनाइजेशन इसमें लोहे के ऊपर जस्ता यानी जिंक की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है। चूंकि जस्ता लोहे से अधिक सक्रिय है, इसलिए वो लोहे को सुरक्षित रखते हुए खुद ऑक्सीकरण का सामना करता है। इन सब रक्षात्मक उपायों से आगे बढ़कर रसायन विज्ञान की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने मानव सभ्यता के विकास में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। वो है दहन, कंबशन, यानी आग का जलना। श्वेत सामग्री दहन के लिए 3 अनिवार्य शर्तों का उल्लेख करती है। पहली शर्त है एक दहनशील पदार्थ का होना, जैसे लकड़ी, कोयला या पेट्रोल। दूसरी शर्त है ऑक्सीजन की निरंतर उपस्थिति, क्योंकि इसके बिना जलने की प्रक्रिया संभव ही नहीं है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण शर्त है ज्वलन ताप का प्राप्त होना, इग्निशन टेम्परेचर। ये वो न्यूनतम तापमान है जिस तक पहुंचने के बाद ही कोई चीज जलना शुरू करती है। हर पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, इसलिए वो एक छोटी सी चिंगारी से तुरंत आग पकड़ लेता है। वहीं कोयले या लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक होता है, इसलिए उन्हें जलाने के लिए पहले काफी ऊष्मा देनी पड़ती है। जब दहन की प्रक्रिया शुरू होती है तो उससे ज्वाला पैदा होती है, फ्लेम। ज्वाला की संरचना अपने आप में विज्ञान का एक अद्भुत नमूना है। अगर एक जलती हुई मोमबत्ती को ध्यान से देखा जाए तो उसकी ज्वाला के अलग अलग क्षेत्र साफ दिखाई देते हैं। सबसे बाहरी हिस्सा नीला क्षेत्र होता है। यहाँ मोम के वाष्प को हवा से पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए यहाँ पूर्ण दहन होता है। ये नीला हिस्सा प्रकाशहीन होता है, मतलब इससे ज्यादा रोशनी नहीं निकलती, लेकिन ये ज्वाला का सबसे अधिक गर्म हिस्सा होता है। और नीले क्षेत्र के ठीक अंदर पीला क्षेत्र होता है। यहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती, जिसके कारण अपूर्ण दहन होता है। बिना जले हुए कार्बन के कण यहाँ चमकने लगते हैं, जिससे ये क्षेत्र प्रकाशमान हो जाता है। मोमबत्ती से मिलने वाली ज्यादातर रोशनी इसी पीले हिस्से से आती है, लेकिन नीले क्षेत्र की तुलना में ये कम गर्म होता है। दहन के इस विज्ञान का सीधा असर हमारी रसोई पर पड़ता है। इस स्रोत के नोट्स हमारी रसोई गैस यानी एलपीजी के पीछे के विज्ञान को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये मुख्य रूप से 3 गैसों का एक मिश्रण है, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, जिसमें ब्यूटेन सबसे प्रमुख होती है। सामान्य अवस्था में ये गैसें होती हैं, लेकिन जब इन्हें सिलेंडर के अंदर बहुत उच्च दबाव में भरा जाता है तो ये द्रव अवस्था में बदल जाती हैं। इसी वजह से इसे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। एलपीजी को एक बेहतरीन ईंधन माना जाता है क्योंकि इसका ज्वलन ताप कम होता है और ये बहुत तेजी से जलकर उच्च मात्रा में ऊष्मा पैदा करती है। केवल 1 ग्राम एलपीजी को जलाने पर लगभग 50 किलोजूल ऊर्जा प्राप्त होती है, जो खाना पकाने के लिए इसे बहुत ही कुशल बनाती है। लेकिन यहाँ इस स्रोत सामग्री से एक बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। एक तरह का आहापल है ये। जब भी कभी घर में गैस लीक होती है तो एक बहुत ही तेज और अजीब सी बदबू तुरंत हमारा ध्यान खींच लेती है। हाँ, सभी ने इसे महसूस किया होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मूल रूप से एलपीजी गैस पूरी तरह से गंधहीन होती है। इसमें अपनी कोई गंध होती ही नहीं है। ये विचार ही डरावना है
कि अगर एक इतनी अधिक ज्वलनशील गैस लीक हो जाए और किसी को पता ही ना चले? कितनी भयानक दुर्घटना हो सकती है। और यहीं पर रसायन विज्ञान का एक सुरक्षात्मक उपयोग सामने आता है। किसी भी खतरे को टालने और गैस लीक का तुरंत पता लगाने के लिए सिलेंडर में भरने से पहले उस मिश्रण में जानबूझकर एथिल मरकैप्टन नाम का एक रसायन मिलाया जाता है। एथिल मरकैप्टन ही वो तेज गंध पैदा करता है जिसे हम गैस लीक होने पर महसूस करते हैं। ये विज्ञान द्वारा दिया गया एक बेहद स्मार्ट और जीवन रक्षक समाधान है। इस पूरी विस्तृत चर्चा से ये बात पूरी तरह से साबित हो जाती है कि रसायन विज्ञान केवल पाठ्यपुस्तकों में छपे जटिल समीकरणों तक सीमित नहीं है। ये हर सांस में ऊर्जा पैदा करने से लेकर धातुओं के क्षरण और रसोई में खाना पकाने तक जीवन के हर छोटे बड़े हिस्से को नियंत्रित कर रहा है। ये हमारे आसपास के भौतिक संसार को समझने का सबसे प्रामाणिक नजरिया है और ये सब कुछ एक बहुत ही गहरे विचार की ओर ले जाता है। वो क्या? आज की चर्चा में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का जिक्र आया कि इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नया नहीं बनता और कुछ भी हमेशा के लिए नष्ट नहीं होता, बस रूप बदलता है। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए ये एक विचारणीय प्रश्न है कि यदि ये सच है तो क्या मनुष्य का शरीर, उसका अस्तित्व, सब कुछ केवल उन्हीं 118 तत्वों का एक अस्थायी और बेहद जटिल संयोजन मात्र नहीं है? ये सच में एक गहरा विचार है। क्या एक इंसान खुद एक चलती फिरती प्रयोगशाला नहीं है जो हर पल अनंत रीडॉक्स अभिक्रियाओं और ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बनाए हुए हैं? ये विचार आसपास की दुनिया और खुद के अस्तित्व को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देगा। ब्रह्मांड के ये बुनियादी तत्व और उनके अनगिनत खेल ही वास्तविकता का ताना बाना बुनते हैं। इसी गहरे वैज्ञानिक विचार के साथ हम आज का ये गहन अध्ययन यहीं समाप्त करते हैं। दुनिया को इन तत्वों और अभिक्रियाओं की नज़र से देखते रहना हमेशा कुछ नया सिखाएगा।